Hello friends, today we will do MCQs related to business study topic, in which we will include foundation and evaluation या fundamentals या evaluation of the business, forms of business organization, public private global enterprises, business services, emerging board of business, social responsibility of business और business ethics से related जो जो topics है इन सब से MCQ कि आज हम क्या करेंगे, क्लास करेंगे। जो ये क्लास थोड़ी लेंदी भी हो सकती है क्योंकि वी विल कवर नियर अबाउट 300 प्लस एमसीक्यू इन इट। तो अगर आपने ये एमसीक्यूज कर लिए, अब मैं जो आज की जो क्लास होने वाली है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वी विल डायरेक्टली सोल्व दी एमसीक्यूज, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं रहा कि हम एक्सप्लेनेशन भी करें और आपको आंसर भी बताए। तो डायरेक्टली वी विल डू दी आंसर्स, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत लिमिटेड है, रिवीजन हमें करना है, कम से कम हमारा सिलेबस 2 बार रिवीजन होना चाहिए। तो जो आज ये हम एमसीक्यूज करेंगे, ये 6-7 टॉपिक्स फुल्ली कवर्ड हो जाते हैं, जो कि हमारा हाफ पोर्शन है किसका, बिजनेस स्टडी की जो 11th क्लास है उसका हाफ पोर्शन आज हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक देखनी ही पड़ेगी, तभी आपके जाकर के ये टॉपिक कंप्लीट होगा। क्योंकि इस वीडियो में लगभग जितने एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, उतने मैक्सिमम से मैक्सिमम गिवन है और जो इंपॉर्टेंट है वो। तो इसके लिए आज आपको पेशेंस के साथ ही पूरी की पूरी क्लास देखनी ही पड़ेगी ताकि हमारा सिलेबस कवर हो जाए। तो एक तरीके के हम इसको क्या बोल सकते हैं, मैराथन क्लास भी है, जो हमारा 7 टॉपिक्स कंप्लीट करेगी ये क्लास हमारी। तो हमारा कहने का मतलब जो बिजनेस स्टडी का है, तो अगर हम 100% सिलेबस माने तो 25% सिलेबस आज ये वीडियो हमारी खत्म कर देगी। इसके बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये क्वेश्चंस बार बार रिवाइज करने हैं। और इसकी जो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ देना, आपको क्या चीज पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब ज्यादा समय ना लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा टॉपिक से कौन से इवेल्युएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट्स विद द प्रोडक्शन एंड एंड्स विद। जो बिजनेस एक्टिविटी है वो स्टार्ट करती है और प्रोडक्शन करती है और खत्म कब होती है, कंजम्पशन पे, मार्केटिंग पे, सेल्स पे, या बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर कब खत्म होगा, आंसर मतलब कंजप्शन इज द आंसर, ए इज द राइट आंसर। जब हम कंज्यूम कर लेते हैं वहां पे बिजनेस एक्टिविटी खत्म हो जाती है। द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर इंडस्ट्री, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग। द वर्क्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर, किसके अंडर कवर किया जाता है, तो वो किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग बिजनेस, ट्रेड्स एंड कॉमर्स विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड एज ए वाइडर टर्म। कॉमर्स, बिजनेस, ट्रेड या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या चीज, बिजनेस हमारी क्या है, वाइडर टर्म है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड्स, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें इंक्लूड किया जाता है एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, डी इज द आंसर। सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखना, इन द ओल्ड डेज द डॉक्यूमेंट विच वाज यूज्ड टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड फॉर द ट्रेडिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड हुंडी, चिटीज, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो पुराने समय में दोनों हुंडी का और चिटीज का क्या किया जाता था, मीडियम, एक तरीके मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स था, जिसके द्वारा हम सामान खरीदते और बेचते थे। लिटरल मीनिंग ऑफ हुंडी सिस्टम वाज टू कलेक्ट, टू एक्सचेंज, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू ट्रांसफर। जो हुंडी का मीनिंग है, लिटरल मीनिंग वो क्या है, तो उसका मीनिंग है टू कलेक्ट, ए इज द राइट आंसर, लिटरल मीनिंग ऑफ हुंडी सिस्टम। नेक्स्ट है, द important exporting center for wool and for importing horse in the ancient times was पाटलिपुत्र, टैक्सिला, पेशावर, मथुरा। पुराने समय में तो उसको हम बोल देते पेशावर, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वर एक्सपोर्ट फ्रॉम द सिटी डैश ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। पुराने समय में क्लोथ्स एक्सपोर्ट किए जाते थे दूसरे सिटीज में। तो कौन कौन सी सिटी से? सूरत से, उज्जैन से, मिथिला से, ब्रोच से। तो इसका आंसर क्या आएगा? उज्जैन। और अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए, जो हुंडीज जो सिस्टम है, जो हुंडीज है, वो किसके द्वारा गिवन है? वो बनारसी दास द्वारा गिवन है। द मर्चेंट ऑफ बनारसी दास बोर्न 1856 रिसीव्ड हुंडी फॉर 200 रुपीज फ्रॉम हिज फादर टू अनेबल हिम बोरो मनी टू स्टार्ट ट्रेडिंग। एक पुराने समय में क्या था कि एक बनारसी दास था, कब की बात है? 1586 में। उसने 200 रुपए की जगह क्या लिया था? रिसीव्ड ए हुंडी फॉर, क्या लिया था? हुंडी लिया था 200 रुपए के लिए, अपने फादर से उधार लिया था। तो उस समय की बात है ये। और एक तरीके की ये क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर है। और हिंदी के बारे में पूछ लिया जाए आपको, क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उस टाइम के क्या थे? हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे। क्या थे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आपसे अगर पूछ लिया जाए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब बना था? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब बना था? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना था 1881 में। कब बना था? 1881 में। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन वाज इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया? इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो उसका आंसर क्या रहेगा? 1991 में। 1991। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस वाज द नॉट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन। कौन सा नहीं था इसमें से? स्टेबलाइजेशन। डी इज द राइट आंसर, ये नहीं था। एफडीआई का फुल फॉर्म? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फुल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द राइट ऑप्शन। इन विच ईयर मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज इज लॉन्च्ड? कौन से साल में मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? 2016 में, 15 में, 18 में, 14 में? तो 2014 में लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। नेक्स्ट है, और ये लॉन्च, अब आपसे पूछ लिया जाए इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च था वो किसके द्वारा किया गया था 2014 में? 30th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एन एक्टिविटी परफॉर्म विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, बोथ या नन ऑफ दिस? तो उसको भाई प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन गया? बिजनेस। क्या हो गया? बिजनेस। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, देखना क्या है नेक्स्ट। मिसेस सीमा टीचर इन ए प्राइमरी स्कूल। मिसेस सीमा है एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है। शी ऑल्सो टीचर्स सन एट होम, पढ़ा घर पे भी पढ़ाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी मिसेस सोमा इज परफॉर्मिंग व्हाइल टीचिंग हर सन? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, बिजनेस या नन ऑफ दी? भाई कोई बेटे को पढ़ाने को कोई पैसा देगा? नहीं देगा। नहीं देगा तो वो कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें अपने बेटे को तो पढ़ा रही है और किसी को थोड़ी पढ़ा रही है। वो तो इसके बदले में पैसा तो मिलेगा नहीं, तो वो कैसी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट है, ए चार्टेड अकाउंटेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू हिज क्लाइंट्स इज एग्जांपल। एक चार्टेड अकाउंटेंट है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को, तो वो किसका एग्जांपल है? एम्प्लॉयमेंट का, प्रोफेशन का, बिजनेस का, ट्रेड का? तो वो किसका है? प्रोफेशन का। और जो चार्टेड अकाउंटेंट क्या है? प्रोफेशन है। लॉयर्स क्या है? प्रोफेशन है। नेक्स्ट है, ए हाउसवाइफ डूइंग द हाउस होल्ड वर्क इन मिसेज लतीजा होम। एक हाउसवाइफ है, वो दूसरे के घर में काम करते हैं मिसेज ललिता के होम में, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक, या बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस? दूसरे घर में काम करती है तो बदले में पैसा मिलेगा, बदले में पैसा मिलेगा तो वो कौन सी एक्टिविटी बन जाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए नर्स प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू ए चाइल्ड इन हर नेबरहुड हु फील फेल फ्रॉम द स्टेयर्स इन विच एक्टिविटी? एक पड़ोस में एक बच्चा गिर गया और घर के पास नर्स रहती थी, उसने उसको दवाई दी, ठीक कर दिया, तो वो कैसी एक्टिविटी? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, प्रोफेशन या नन ऑफ दिस?
तो वो नॉन इकोनॉमिक। भाई सहेली थी, कर दिया, ठीक, गिर गया तो बच्चा, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन देख रहा, क्योंकि आज मैं फास्ट चल रहा हूँ, इसका कारण ये है क्योंकि हमें कम टाइम में पूरे एमसीक्यूज करने हैं। अगर हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे तो इसका मतलब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करने, क्वेश्चंस करने हैं और वो आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट, श्याम इज अ टैक्सी ड्राइवर, श्याम एक टैक्सी ड्राइवर, व्हाइल गोइंग आउट फॉर वर्क, बाहर जाता है, ही गेव लिफ्ट टू हिज आंटी, उसको आंटी को लिफ्ट दे देता है। तो वो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, स्किल एक्टिविटी है, इकोनॉमिक है या अनस्किल है? तो वो क्या है भाई, सहायता कर रहा है, सहायता कर रहा है तो कौन बदले में पैसा देगा, नहीं देगा। तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, मिस्टर कुमार गिव हिज डोनेशन टू द सिटी हेल्थ केयर क्लब, सिटी हेल्थ केयर क्लब को क्या दे देता है, डोनेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मास्क एंड सैनिटाइजर टू पुअर पीपल। इज डैश ऑफ एक्टिविटी इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, एनजीओ, डोनेटिंग। तो वो क्या है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक। ये आपको कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। एनजीओ, डोनेटिंग एक्टिविटी, आपसे केवल एक्टिविटी पूछा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ दीज इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इसमें से बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स की एक्टिविटी कौन सी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिजनेस एक्टिविटी का? प्रॉफिट अर्निंग है भाई, प्रोड्यूस और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फीस, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। तो क्या नहीं है इसमें, फीस इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 21st, राम वांट टू शेयर ए बिजनेस ऑफ ए राम वांट्स टू स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ हिज ओन, ठीक है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ही थिंक्स दैट द स्टार्टिंग ए बिजनेस वुड गिव हिम ए प्रॉफिट, फॉर श्योर प्रॉफिट देगा। विच कैरेक्टरिस्टिक डू यू थिंक राम इज लैकिंग टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू स्टार्ट ए बिजनेस? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट अर्निंग, प्रोक्योरमेंट या प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो ये अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, क्या पता प्रॉफिट हो या नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, which of the following situation could arise a risk of for the business? Change in taste of preference, change in production method, increase in competition या all of these? तो इसका आंसर क्या होगा, सारे के सारे क्या होंगे, हो सकते हैं। तो डी इज द राइट ऑप्शन, सारे के सारे रिस्क है। कैन बिजनेस एक्टिविटी बी कैरिड ऑन विदाउट ओकरिंग रिस्क? सही बात है, गलत बात है, या पार्टली ट्रू है या पार्टली फॉल्स है? भाई एक्टिविटी करेगा तो रिस्क होगा ही होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आधी पूरी से कोई लेना देना नहीं, फॉल्स है तो मतलब फॉल्स है। नेक्स्ट है देखना, कमल इज वर्किंग इन ए कंपनी, कंपनी में एक काम करता है एज ए असिस्टेंट मैनेजर, कौन, कमल। व्हाट रिवार्ड्स रिटर्न विल ही रिसीव, बदले में उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट, सैलरी, फीस, इंटरेस्ट। उसको बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिल जाएगा। पैसा किस फॉर्म में मिलेगा, वो सैलरी के फॉर्म में मिलेगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखना, सुभाष सन्स इज नॉट वेल एजुकेटेड, जो सुभाष का बच्चा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, हैंस कैन नॉट फाइंड ए गुड जॉब, और उसको अच्छी जॉब नहीं ढूंढ पा रहा है। सुभाष इज नाउ थिंकिंग ऑफ स्टार्ट ए बिजनेस फॉर हिज सन, सुभाष क्या सोच रहा है, अपने बेटे के लिए क्या खोल दो, बिजनेस खोल दो, सो दैट ही कैन अर्न हिज लिविंग, वो अपने जीने के लिए पैसा कमा सके। इज सुभाष सन एलिजिबल टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी, यस या नो? यस, बट आफ्टर द सर्टेन क्वालिफिकेशन, नन ऑफ दिस। भाई बिजनेस खोलने के लिए काहे का पैसे का रिक्वायरमेंट, मतलब पैसा चाहिए, नॉलेज थोड़ी चाहिए, मतलब नॉलेज मतलब एजुकेशन थोड़ी चाहिए, तो वो खोल सकता है। यस इज द राइट आंसर। क्योंकि आप आपके आस पड़ोस में भी ऐसे होंगे जो 10वीं पास भी नहीं है फिर भी वो बिजनेस चला रहे हैं, और ऐसे भी बिजनेसमैन है जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनका लाखों का टर्नओवर है। नेक्स्ट देखो 26 क्वेश्चन क्या बोला है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन डैश एंड नोट इन डैश। कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस किस में रिक्वायर्ड है, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन में, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन बिजनेस में, बिजनेस ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट में, किस किस में है? तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट किस में है, सबसे पहले हमारे बिजनेस में तो होगा, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट तो हमारा गलत हो गया। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, बिजनेस, बिजनेस के बाद प्रोफेशन में, प्रोफेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट में। तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बी इज द राइट ऑप्शन। भाई ज्यादा पैसा किसमें चाहिए, बिजनेस में, और प्रोफेशन के लिए अपना क्लिनिक खोलना है डॉक्टर को तो थोड़ा बहुत पैसा चाहिएगा, और प्रोफेशन में सॉरी एम्प्लॉयमेंट में तो जा करके काम करना है दूसरे के, है उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड ट्रेड, बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। तो क्लासिफाई किस में की गई है, तो ये क्लासिफाई की गई है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में। नेक्स्ट है डी इज द राइट ऑप्शन इसका। कन्वर्जन ऑफ द रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स कम्स अंडर इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, ट्रेड, नन, किस में किया जाता है, तो ये इंडस्ट्रीज में। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो इंडस्ट्रीज जो
रिलेटेड है किससे, एक्सटेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। उस इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी प्रोडक्टिव, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री। ये सब काम किसमें किए जाते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में। कौन कौन से, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज विच सप्लाइज रॉ मटेरियल आउट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वो इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है नेचुरल रिसोर्स, कहां से निकाल करके, नेचुरल रिसोर्स से। एक्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल इंडस्ट्री टेरिटरी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्टिव। खुदान भाई कोयला निकाल करके भेजते हैं ना, तो ये हमारी क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, टेरिटरी या सेकेंडरी एक्सट्रैक्टिव। तो ये हमारा किसका पार्ट है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग है। इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, तो एक्सट्रैक्टिव है, जेनेटिक है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेरिटरी है। तो इस इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एंगेज इन ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, टेरिटरी। तो उसका क्या हो जाएगा, जेनेटिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज वेयर various ingredients are combined to form a new product are called analytical, synthetical, processing, assembly। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिला करके, कंबाइन करके, वेरियस इंग्रेडिएंट्स मिला करके एक न्यू प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है इंडस्ट्री विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट्स टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। पार्ट्स को मिला करके एक, यहाँ पे देखना, यहाँ तक कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स था और यहाँ पे था कंबाइन इंग्रेडिएंट, सामग्री मिला करके एक नया प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंथेटिकल। लेकिन कंपोनेंट्स, पार्ट्स को मिलाकर के एक नया प्रोडक्ट तैयार कर देना, जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल किया तो हमारा पीसी तैयार हो जाता है, तो वो किसका पार्ट है, सिंथेटिकल का, एनालिटिकल का, असेंबलिंग का, प्रोसेसिंग का। वो किसका पार्ट है, वो है असेंबलिंग का। नेक्स्ट है शुगर एंड पेपर आर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री इन डैश इंडस्ट्री, किसमें, प्रोसेसिंग में, एनालिटिकल में, सिंथेटिकल में, असेंबलिंग में। तो किसका पार्ट है, वो है प्रोसेसिंग का। भाई शुगर किससे बनती है, शुगर केन से। पहले गन्ना आएगा, फिर उसको पिघलाएंगे, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस में डालेंगे, तो क्या बनाएंगे, चीनी बनाएंगे। नेक्स्ट देखना, इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, डैम्स, रोड्स, एनालिटिकल, टेरिटरी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, नन ऑफ दिस। तो इसका क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्रीज आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी इंडस्ट्री, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या बिजनेस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एन एग्जांपल ऑफ टेरिटरी इंडस्ट्री शुगर, स्टील, बैंकिंग, मिनरल। तो बैंकिंग इंडस्ट्री इज द एग्जांपल ऑफ टेरिटरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा देखना, क्या हो गया भाई, स्क्रीन ऊपर हो जा, धोखा मत दो। नेक्स्ट अब देखो, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर द पार्ट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स, नन ऑफ द बोथ या नन ऑफ दीज। किसके पार्ट है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड किसके पार्ट है, वो पार्ट है किसके, कॉमर्स के। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन क्या बोला है, एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूड इन कॉमर्स, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। वो किसमें इंक्लूड होते हैं, कॉमर्स में। नेक्स्ट है एक्टिविटीज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर कॉल्ड सर्विस एक्टिविटीज, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बिजनेस एक्टिविटी, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। सर्विस एक्टिविटीज भी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी क्या करती है, असिस्ट करती है ट्रेड करने में। नेक्स्ट हमारा 43 का क्या बोला, ए और बी दो फ्रेंड है। ए टोल्ड बी दैट ही वांट्स टू परचेज हिज old car. B agreed it and asked A to give him his bike that B wants to gift his son on his birthday. This is a business, barter system, profession या none of this. सॉरी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये क्या है, बदले में कार ली और बाइक दे दी, तो वो कौन से सिस्टम का पार्ट है, वो बार्टर सिस्टम का। पुराने टाइम पे पहले क्या होता था, एक सामान के बदले दूसरे सामान बदले में दिया जाता था, उस सिस्टम को हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट हमारा आता है सेटिंग ऑफ one's own business is called entrepreneurship, business, trade, promoting। खुद का बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो उसको खुद को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट टर्म्ड एज ट्रेड। ट्रेड के टर्म में नहीं है, सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, नन ऑफ दिस। तो क्या नहीं है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट क्या टर्म नहीं है, ट्रेड का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है पब्लिसिटी ऑफ प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स, यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज आर डन यूजिंग वेरियस टेक्निक्स ऑफ डैश टूल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, बिजनेस, ट्रेड। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम एडवर्टाइजिंग और एंड पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट हमारा डैश इज द नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस ऑब्जेक्टिव का एक्टिविटी का पार्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केटिंग,
प्रॉफिट अर्निंग ट्रेड, तो ट्रेड का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, इनोवेशन इन इज एंड डैश ऑफ बिजनेस विच मीन्स डैश। इनोवेशन क्या होता है हमारा, एक तरीके का ऑब्लिगेशन है या ऑब्जेक्टिव है या एलिमेंट है या ऑब्जेक्टिव है। पहली बात, इनोवेशन एक तरीके का ऑब्जेक्टिव है ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। तो मतलब कि सी वाला ऑप्शन तो हमारा खत्म और ए वाला ऑप्शन हमारा खत्म, बचे दो। ऑफ बिजनेस विच मीन्स इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू आइडिया या प्रोड्यूसिंग न्यू गुड्स, तो इंट्रोड्यूशन ऑफ न्यू आइडिया नॉट प्रोड्यूसिंग ऑफ द गुड्स, तो बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो हमारा बिजनेस रिस्क रेफर्स, जो बिजनेस रिस्क है वो रेफर करता है किसको, किसको रेफर करता है, द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट लॉसेस ड्यू टू द अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और लॉसेस ड्यू टू uncertainties of due to even losses due to the wrong decision, the possibility of inadequate profit or losses due to uncertainty, unexpected events, या the possibility of inadequate profits due to uncertainty or unexpected events। जल्दी बताओ। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट एंड लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है ललित इज ए मैन्युफैक्चर, ललित एक मैन्युफैक्चर है किसका, ऑफ एसीज एंड कूलर का। ड्यू टू लेस डिमांड एसीज एंड कूलर इन द विंटर इज यूज टू स्टोर हिज गुड्स इन गोडाउन, ठीक है, गोडाउन में। अनफॉर्चुनेटली फायर ब्रोक आउट इन हिज गोडाउन एंड ऑल द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड, दिस इज द टाइप ऑफ रिस्क, बिजनेस, स्पेकुलेटिव, प्योर या नन। तो ये कैसा रिस्क है, प्योर रिस्क है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर रिस्क। नेक्स्ट हमारा क्या है देखो, नेक्स्ट हमारा है मिस्टर श्याम इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर, जो मिस्टर श्याम है वो मैन्युफैक्चरर है किसका, कंप्यूटर का। ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर, ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर लैपटॉप, लैपटॉप, एक सेकंड रुकना भाई। डिमांड फॉर मिस्टर श्याम कंप्यूटर इज डिक्रीजिंग, हिज फ्रेंड Mr. Lalit, who is a chartered accountant, tell him that it is a that is a situation of type business risk, business uncertain, pure speculative। जल्दी बताओ। तो वो क्या है, स्पेकुलेटिव, उसका आंसर क्या होगा, स्पेकुलेटिव इज द आंसर। स्पेकुलेटिव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क अराइज ड्यू टू, रिस्क अराइज होता है ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटी, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, अनसर्टेनिटी या मिसमैनेजमेंट। और रिस्क कैसे होता है, रिस्क होता है अनसर्टेनिटी, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो बिजनेस रिस्क है। नेक्स्ट, द स्टाफ ऑफ एबीसी लिमिटेड, जो स्टाफ है किसका, एबीसी लिमिटेड का, स्ट्राइक बिकॉज दे आर अनहैप्पी विद द इंसेंटिव गिवन बाय द कंपनी, वो बिल्कुल हैप्पी नहीं थे इंसेंटिव उनको जो मिल रहा है उससे। बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक एबीसी लिमिटेड इज अकरिंग लॉसेज, उसके कारण क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। द बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज, नेचुरल कॉज या ह्यूमन कॉज, तो कौन सा कॉज है, वो क्या है, ह्यूमन कॉज है, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एंड ओल्ड सेइंग ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्वड इन द बिजनेस डैश इज द डैश, मतलब कि हायर रिस्क इज द क्या होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, हमेशा पढ़ते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा रिस्क लो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, लोअर रिस्क लोअर प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, हायर कमाओ और लॉस भी हो सकता है, लोअर लॉस, तो इसका मतलब हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 55 क्या बोला है, मोर इज द साइज ऑफ बिजनेस डैश इज द रिस्क, लेस, मोर, अनसर्टेन या नन, इसका मतलब मोर इज द साइज ऑफ बिजनेस, मोर इज द रिस्क।
जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस है उतने ज्यादा रिस्क. इंक्रीज इन बैंक रेट लीड्स टू एन इंक्रीज इन लैंडिंग द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस. दिस इज द एग्जांपल ऑफ डैश रिस्क. ह्यूमन रिस्क, वुमेन बिजनेस रिस्क होगा या सोशल होगा या अदर होगा या इकोनॉमिक. तो ये क्या है, इकोनॉमिक है. नेक्स्ट देखना, मिस्टर ए इज ए बिजनेसमैन. जो मिस्टर ए है वो बिजनेसमैन है, प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टिंग सर्विस. किसको, पब्लिक को, मतलब आदमी को. ड्यू टू द कोविड 19, ड्यू टू कोविड 19 के कारण ही सफर्ड ह्यूज लॉसेज इन हिज बिजनेस. बिजनेस रिस्क इज कॉज्ड बाय इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज, ह्यूमन कॉज या अदर कॉज. तो ये कॉज भी कौन सा था, अदर कॉज था. ये क्या था, अदर कॉज था. नेक्स्ट है, मिस्टर कुमार हैज बीन डूइंग ए जॉब लास्ट 5 years. नाउ ही वांट्स टू स्टार्ट ए बिजनेस, हिज ओन बिजनेस. 5 साल तक काम किया, उसके बाद खुद बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. एडवाइज मिस्टर कुमार that in order to start a business, would should he do, what should he do first? Decide the size of the business, choose the location of the business, select the type of the business he want to do, या analysis the market. सबसे पहले बिजनेस खोलने के लिए क्या करेगा कि बिजनेस देखेगा कि मैं किस चीज का बिजनेस खोलना चाह रहा हूँ. सिलेक्ट द टाइप ऑफ बिजनेस ही वांट्स टू डू. कौन से का, ये थोड़ी मन उठाया और जाकर के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, नहीं. पहले सोचेगा कि मैं किस चीज का बिजनेस खोलूंगा. नेक्स्ट हमारा, टैक्स प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर द स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू बिजनेस. क्यों, because it is a social responsibility of business to pay the tax to the government. The number of the tax law is in the country, बहुत सारे taxes है. To fulfill the business objective या all of these. तो क्या आएगा, देयर आर नंबर ऑफ टैक्स लॉज इन द कंट्री. तो सबसे पहले क्या है, बहुत सारे टैक्सेस है, लो है किसमें, कंट्री में. ऐसे तो सब चुरा लेंगे, कौन मानता है कि मेरी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स भरने का. तो लो है, अगर टैक्स नहीं भरेगा तो उसको जेल हो जाएगी. तो सबसे पहले ध्यान में यही रखता है. एमएसएमई, एमएसएमई बहुत चला हुआ है. एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एक्सचेंज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इलेक्शन. तो क्या है, माइक्रो स्मॉल, एम से माइक्रो, एस से स्मॉल, एम से मीडियम, ई से इंटरप्राइजेज. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, बी इज द राइट ऑप्शन. ये थे हमारे एमसीक्यूज किससे रिलेटेड, किससे, ये थे हमारे इवेल्युएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर कवर होता है. नेक्स्ट एमसीक्यूज रिलेटेड आएंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. टाइम ना लेते हुए जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे. किसी को भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो या जल्दीबाजी में कोई गलत आंसर मेरे से हो जा रहा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा. लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी सारे आंसर्स अकॉर्डिंग टू आंसर कीज है. तो जल्दी जल्दी में ऊपर नीचे हो सकता है एक दो क्वेश्चंस में, तो वो आप लोग पढ़ोगे तब ध्यान से देख लेना. लगभग आंसर सारे ही एक्यूरेट मिलेंगे. कभी कभी क्या होता है, या तो टाइपिंग मिस्टेक या जल्दबाजी में हम दूसरा टिक कर देते हैं. नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. तो इसका आंसर क्या आएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस. द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्पेशली फाउंड इन इंडिया, सोल प्रोप्राइटर, एनजीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. तो कौन सा पाया जाता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही पाया जाता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी आर कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग है. कंपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करवानी कंपलसरी है. तो कंपनी एक्ट 2013, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1922, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 में अकॉर्डिंग रजिस्टर करवानी जरूरी है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप्स की होती है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. 1912 में याद रख लेना, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड करवानी जरूरी है. और कितने टाइप्स की एक्टिविटी है, 6 तरीके की एक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी है. नेक्स्ट है, Satish lost his job during the COVID-19 pandemic. Now he wants to start a business on his hometown. Satish has limited finance available with him and does not want to legal formality to start a business. Suggest the, तो वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट इंटू फैमिली या कोऑपरेटिव. तो वो स्टार्ट कर सकता है कौन सा, सोल प्रोप्राइटरशिप. अपने आप दुकान लेकर के वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हैज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ हिज मेंबर्स, कम से कम क्या है, मेंबर्स है, कम से कम मेंबर है. तो पार्टनरशिप, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. तो लिमिटेड किसमें है,
हैज लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी किसमें? कंपनी में है। क्यों? क्योंकि कंपनी में क्या है, कंपनी में ही शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। बाकी मतलब क्या है, अनलिमिटेड है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी खोलने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है? कितने? 7। आंसर क्या होगा इसका? 12 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, नो लिमिट, 7 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए। एज पर द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ए पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, ए कंपनी विच हैज रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। गलत बात है भाई। A company which is prohibited from issuing the shares to public, गलत बात है। A company which has limited number of members up to 2000, तो इसका आंसर कौन सा होगा? एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वही कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी। बाकी तो सारे फीचर्स है किसके? प्राइवेट कंपनी के। अमित इज परफॉर्मिंग ए बिजनेस एक्टिविटी, अमित एक काम कर रहा है बिजनेस एक्टिविटी इन विच ही एंजॉय ऑल द प्रॉफिट एंड बियर ऑल द रिस्क। वो खुद ही प्रॉफिट कमाता है, खुद ही रिस्क बियर करता है। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू यू थिंक? पार्टनरशिप कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो उसका आंसर क्या आएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि अकेला ही मालिक है, अकेला ही प्रॉफिट बांट रहा है, अकेला ही नुकसान उठाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, ए इज रनिंग रिटेल शॉप ऑफ ग्रोसरी आइटम। ए क्या है? रिटेल शॉप चला रहे हैं ग्रोसरी आइटम का अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है। ए सन वांट्स टू हिम टू एक्सपेंड द शॉप एंड डील्स इन अदर टाइप्स ऑफ द गुड्स एज वेल एज। ए डज नॉट एग्री। उसका बेटा क्या बोलता है? ज्यादा सामान बेचेंगे, लेकिन वो तैयार नहीं होता विद इस्लाम। डू यू थिंक दैट एज सन कैन execute his plan without age consent? Yes, no, yes, but after completing legal formality, no. तो बस जब तक पापा राजी नहीं, जब तक बेटा कुछ नहीं कर सकता, तो इसका मतलब नो। अगर वो पार्टनरशिप भी होगा तो इसका मतलब दोनों का कंसेंट होना कंपलसरी है। अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस भी चला रहे हैं दोनों बापू बेटा मिलकर के, तो उनको आपस में सहमति होनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीमेरिट्स? कौन सी पार्टनरशिप आपकी डीमेरिट्स है? अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, डोमिनेशन ऑफ वन पार्टनर। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड है, और ये क्या है? एक डीमेरिट्स है किसकी? पार्टनरशिप फर्म की। नेक्स्ट देखना, हरीश जो कि वाज ए सोल प्रोपराइटर है। हरीश क्या है? एक सोल प्रोपराइटर है भाई। ठीक है, उसने दुकान खोल रखी होगी। वाज रनिंग ए रिटेल शॉप ऑफ गिफ्ट आइटम, गिफ्ट आइटम। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एक्सीडेंट हरीश डाइड ड्यू टू द of which his business also come ends. What is the feature of sole proprietorship applied here? No separate entity, lack of continuity, sole risk bear, profit rationing, none of the above. बताओ जल्दी से। इसका आएगा लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर ओनर ही मर गया तो बिजनेस कौन चलाएगा? कोई नहीं चलाएगा। तो क्या हो जाएगा? बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हमारा, विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बाउंड टू शो हिज अकाउंट्स? कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप्स को अपने अकाउंट दिखाने की जरूरत नहीं है। कंपनी में भी दिखाने पड़ते हैं, पार्टनर्स में आपस में दिखाने पड़ते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी दिखाने पड़ते हैं। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट इज द प्रेजेंट इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? पार्टनरशिप, कंपनी, ज्वाइंट इन द फैमिली, या सोल प्रोप्राइटरशिप? तो सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका भी आंसर क्या होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। पूजा इज एंगेज इन ए बिजनेस ऑफ क्लॉथ। पूजा एंगेज है किसमें? बिजनेस के क्लॉथ में, क्लॉथ के बिजनेस में। शी हैज टू मैनेज ऑल द टास्क रिलेटेड टू द बिजनेस अलोन बिकॉज ही of her weak marketing skill and knowledge of the business is not making profit up to her acceptation sorry. Pooja business is dash form of the business organized, joint इंदु है, sole proprietorship है, partnership है, cooperative। अकेले ही चला रही तो कौन सी है? sole proprietorship। B is the right option। नेक्स्ट है, the Indian Partnership Act 1932 defines the partners as the relation between the partners who have agreed to the share the profit of the business carried on by all or any one of them active for the relation between the person who agreed to the carry on the business activities together, the relation between the person who agreed to share the profit of the business carried on by all of them together, या none of the above। तो कौन सी डेफिनेशन इसमें सही है? तो ए जो डेफिनेशन गिवन है, द रिलेशन बिटवीन टू, द रिलेशन between person who have agreed to the share the profit of the business carried on by all, any one of them acting the for all is the right definition of the इसकी डेफिनेशन सही है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। क्या कर रहे हो भाई?
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 17th क्वेश्चन में क्या बोला है, द पार्टनरशिप ऑफ द partner of the partnership firm has unlimited liability. This means the personal assets cannot be used for repayment of debt. Personal partners personal assets can be used for the repay of the firm's debt liability. Profit partners will enjoy unlimited profit, partner distributed according to their capital. तो बी इज द राइट ऑप्शन, उनकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है, कब, जब उनके लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा फर्म की लाइबिलिटीज का, तब। एबीसी आर टूगेदर मेक मेड अ डोनेशन ऑफ 60,000 टू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द स्मॉल हेल्थ केयर, ठीक है। कैन दिस कंट्रीब्यूशन कॉल बी पार्टनरशिप, यस, नो, यस इफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ए बी सी इक्वल नन ऑफ दिस, तो इसको क्या बोलेंगे, नहीं, ये हमारी क्या नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इसमें से पार्टनरशिप फर्म की एडवांटेज नहीं है, सीक्रेसी, इज ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, या मोर फंड। लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है तो कैसे होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो आंसर क्या होगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 20, राम श्याम कवि वार ए पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, राम श्याम कवि वर इन ए पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। कवि वांट्स हिज सन टू बी एंट्री इनटू द फर्म, कवि का बेटा लेकर के आना चाहता, श्याम एग्री बट द राम डज नॉट एग्री, ठीक है, एक तैयार हो गया, एक नहीं तैयार हुआ। कैन कवि ब्रिंग हिज सन टू पार्टनरशिप फर्म इवन द रेफरेंस, यस, नो, यस बट आफ्टर द कंप्लीटिंग सर्टेन लीगल, नो, तो वो नहीं लेकर के आ सकता जब तक सारे के सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे, तो वो अपने बेटे को बिजनेस में एडमिट नहीं कर सकता, मतलब नहीं रख सकता। नेक्स्ट है, पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट इज द लिमिटेशन ऑफ विच टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस, तो किसका है, पार्टनरशिप का है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आर देयर, कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं, 5, 7, 6, 2, तो 6 टाइप्स के पार्टनर होते हैं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब कितने टाइप्स के पार्टनर होते हैं वो देखने को मिलेगा अब इसमें। नेक्स्ट है, पार्टनर्स हु डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, डे टू डे एक्टिविटी की पार्ट में नहीं लेता है तो उस बिजनेस को क्या बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नन ऑफ द अबव, उसको हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट पार्टनर, क्या बोलते हैं, डोरमेंट पार्टनर। नेक्स्ट है, पार्टनर हु डज नॉट कंट्रीब्यूट द कैपिटल, कोई कैपिटल नहीं लगाता, नाइदर टेक्स इन पार्ट इन द मैनेजमेंट में कोई पार्ट नहीं लेता, बट स्टिल ही इज लाइबल टू द फर्म्स की डेब्ट में लाइबिलिटी है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज द पार्टनर इन द फर्म इन द आई ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी की नजर में वो क्या है, पार्टनर है। डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, पार्टनर बाय स्टोपल, तो इसका आंसर क्या होगा, पार्टनर बाय द स्टोपल, ये पार्टनर बाय स्टोपल की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, या इसको हम कह भी सकते हैं पार्टनर बाय स्टोपल है। On the basis of duration of the partnership are classified into partnership at will, particular partnership, general partnership, limited partnership, long partnership, short term partnership, या none of the above। ड्यूरेशन के टाइम पे तो उसको आप क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन ए लाइबिलिटी पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ लीस्ट एट लीस्ट वन पार्टनर इज डैश टू अदर पार्टनर, लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड, जर्नल, जर्नल, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, या लिमिटेड, तो कम से कम क्या होनी चाहिए, एक पार्टनर की अनलिमिटेड होनी चाहिए और बाकी की क्या हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है, किसमें, लिमिटेड पार्टनरशिप है। डॉक्यूमेंट्स दैट इज मेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप डीड। जब कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है तब किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आप कमेंट में कर करके बताओगे आप। नेक्स्ट 28 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, नेम्स ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, मेथड्स ऑफ द सॉल्विंग डिस्प्यूट, अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। पार्टनरशिप फर्म में क्या चीज नहीं लिखा रहता, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा ये थोड़ी लिख सकते हैं हम, कॉमन सेंस वाली बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इट इज डैश फॉर पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड, मैंडेटरी, ऑप्शनल, नेसेसरी, नन ऑफ दिस, तो ये ऑप्शनल, रजिस्टर्ड करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट रजिस्टरिंग द पार्टनरशिप फर्म, ए पार्टनर्स कैन फाइल सूट अगेंस्ट द पार्टनर ऑफ द फर्म, ए पार्टनर्स कैन नॉट फाइल द सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, firms cannot file a suit against any its partner, all of these।
तो ये क्या है, ऑल ऑफ दिस, इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते। द पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड किसके एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पार्टनरशिप एक्ट 1994, पार्टनरशिप एक्ट 1922। तो 1932 के अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है किसको, पार्टनरशिप फर्म को। द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय द लॉ किसके द्वारा, हिंदू लॉ 2002, हिंदू अनडिवाइडेड लॉ 1994, हिंदू फैमिली लॉ 1965, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो ये किसके द्वारा चलती है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग चलाई जाती है क्या चीज, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। The person in the joint Hindu family business who carries on the business and head of the family is called कर्ता, डायरेक्टर, सोल प्रोप्राइटर या हेड ऑफ द बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं हम, कर्ता। जो हेड होता है उसको हमेशा क्या बोला जाता है, कर्ता। ये इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऑल द मेंबर्स हु हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी एंड एक्सेसर आर नोन एज फैमिली मेंबर्स, को पार्टनर, बिजनेस पार्टनर्स या हेयर्स ऑफ द पार्टनर्स। उसको क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स का जो जमीन जायदाद है उस पर क्या होता है, बराबर का हक होता है, इक्वल राइट्स होता है। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज डैश वाइल द दैट ऑफ द अदर मेंबर इज, कर्ता की लायबिलिटी कैसी होती है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, सी भी गलत है, डी में अनलिमिटेड है, बी में अनलिमिटेड है, ठीक है। और अदर्स मेंबर्स की क्या होती है, लिमिटेड। तो डी ऑप्शन भी गलत है, तो आंसर क्या होगा, द लायबिलिटी ऑफ, कर्ता की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड, बाकी की कैसी होती है, लिमिटेड होती है। कैन ए माइनर बी ए मेंबर इन ज्वाइंट इन फैमिली बिजनेस, यस, नो, पार्टली, इफ और यस एग्रीमेंट बाय हिम और, तो इसका मतलब यस वो होगा क्यों, क्योंकि ज्वाइंट इन फैमिली बिजनेस में वो मेंबर बन जाता है कब, जन्म लेते के साथ ही वो क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। नेक्स्ट हमारा, विच अमंग द Which amongst these merits of the joint Hindu family business, कौन सी है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है, डिस्प्यूट अमंग द मेंबर्स, इफेक्टिव कंट्रोल, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल इज द मेरिट ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है भाई, घर के बिजनेस चलाएंगे तो मन लगा काम करेंगे, मन लगा काम करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा करेंगे, तो इफेक्टिव कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज द लिमिटेशन ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसमें से कौन सी लिमिटेशन है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, लिमिटेड मैनेजरियल, डिले इन डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो क्या है, लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल। जरूरी थोड़ी घर में परिवार के जो बिजनेस चला रहे हो सारे के सारे पढ़े लिखे हुए हैं, सभी को एक ही चीज की नॉलेज हो, तो इसका मतलब लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स है। नेक्स्ट है, कैन ए माइनर बी एंटर इनटू पार्टनरशिप, नो, यस, यस बट म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स एंड ओनली टू शेयर प्रॉफिट या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, माइनर पार्टनरशिप फर्म में हो सकता है लेकिन म्यूचुअल कंसेंट के बाद। तो सी इज द राइट आंसर। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल, इन्फोसिस, विप्रो, ऑल ऑफ दीज। तो अमूल है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्जांपल है किसका, इंडिया का। नेक्स्ट है, which of the organization had feature of separate legal entity from its member, company, cooperative society, sole proprietorship, both A and B। इसका आंसर क्या होगा, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबरशिप। द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू अर्न प्रॉफिट, टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर, टू inculcate a habit of saving amongst the member, to cooperate and work as a team with member। तो क्या है, टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर इज द मेन मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाई डज द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज ए मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, क्यों है, बिकॉज दिस सोसाइटी exemplifies the idea of democracy, because these society are formed for welfare of the members, because this society helps in developing the country, because government wants to increase the number of society। तो क्या है, because this society exemplifies the idea of democracy। नेक्स्ट है, हाउ डज द कोऑपरेटिव सोसाइटी रेज इट्स कैपिटल, बाय इशूइंग द शेयर्स टू द इट्स मेंबर, बाय इशूइंग शेयर्स टू पब्लिक, बाय गेटिंग डोनेशन, नन ऑफ दीज। तो उनको कैसे मिलता है, बाय इशूइंग शेयर इट्स टू मेंबर, जो उसके मेंबर्स है उन्हीं को ही शेयर इशू किया जाता है किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट कंट्रोल है, कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन है, डिले इन डिसीजन। तो क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, तो ये एक लिमिटेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। नेक्स्ट है, डैश इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट वेलफेयर ऑफ द फार्मर, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये कौन है, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो प्रोटेक्ट करती है वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स की। क्लियर है बात।
नेक्स्ट है कि गोकुलधाम सोसाइटी मेड ए ग्रुप ऑफ पीपल, जो गोकुलधाम सोसाइटी उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल बनाया है इन विच these members are able to construct buy house and reasonable rate, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वो क्या है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सी इज द राइट आंसर। द चीफ मैनेजिंग बॉडी ऑफ ए कंपनी, जो चीफ मैनेजिंग है बॉडी ऑफ कंपनी है वो कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर है या ऑल ऑफ द अबव। तो वो कौन है, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द चीफ बॉडी ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है हमारा, ए प्राइवेट कंपनी इज वन विच लिमिटेड द नंबर ऑफ मेंबर्स, रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसमिटेबिलिटी ऑफ शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी द पब्लिक टू द सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दिस। प्राइवेट कंपनी क्या है, तो ये सारे के सारे क्या है, प्राइवेट कंपनी है। लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स, कम से कम मेंबर होते हैं, ट्रांसफर शेयर्स नहीं कर सकते, और प्रोहिबिट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी, उनके शेयर्स सिक्योरिटीज को नहीं ले सकता। कॉमन सील ऑफ द कंपनी एक्ट इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, सिग्नेचर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिग्नेचर ऑफ प्रमोटर, सिग्नेचर ऑफ सीईओ। तो कॉमन सील क्या है, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, कंपनी की एक तरीके की स्टैंप है। A company being an artificial person can enter into contract, can sue third party to its member, can be sued by the members, any other third party, all of these। इसका आंसर क्या होगा, all of these। नेक्स्ट है, which of these merits of a company, quick decision making, lack of secrecy, professional management, easy of formation। मेरिट है कंपनी की, तो क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है इसके अंदर। प्रियांशु formed a private company named ABC Private Limited, ठीक है। After the death of Priyanshu, the company continued its operation because of death of its common seal, limited liability, artificial person या perpetual succession। तो perpetual succession का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी आए कोई भी जाए कर, लेकिन कंपनी चलती रहेगी, मतलब कोई भी मर जाए लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी, जब तक उसका टाइम नहीं आया है तब तक वो बंद नहीं होगी, वो कंपनी चलती रहेगी। डैश आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रमोटर्स, एम्प्लॉइज। तो कौन होते हैं रियल ओनर्स, शेयर होल्डर्स, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कॉम्प्लेक्स है, इजी, इजियर देन सोल प्रोप्राइटर, इजियर देन द पार्टनरशिप। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, मुश्किल से बनाई जाती है। रिलायंस इंडस्ट्री इज एक डैश कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या एनजीओ। तो वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है। क्या है, प्राइवेट कंपनी है। A company named Tech Private Limited wants to issue its shares to the general public. Can the company? Yes. Yes, after taking permission from the government. Yes, but there will be few restriction. No. क्या कर सकती है, नहीं कर सकती। इसका आंसर क्या होगा, नो। डी इज द आंसर। द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर इन द पब्लिक कंपनी 100, 200, 500, देयर इज नो लिमिटेड इन द पब्लिक कंपनी। इसका आंसर क्या होगा, पब्लिक कंपनी में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में लिमिटेशन है। कितना है प्राइवेट कंपनी में लिमिटेशंस कितनी है, तो वो आप कमेंट करके बताओगे। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड द प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में कितने, कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, कितने, 2, 5 भी नहीं हो सकते, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, कितने कम से कम चाहिए, 2। नेक्स्ट है, अमन वांट्स टू स्टार्ट ए बिजनेस, अमन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, विच रिक्वायर्स गुड मैनेजर स्किल, विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू यू थिंक अमन शुड फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी ज्वाइंट इंटू या कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्या करेगा भाई, तो वो सीधा जाकर के कंपनी में भी काम कर सकता है, कंपनी में खोल सकता है। Which of these types of partner do not participate in the management of the firm? Sleeping partner, partner by estoppel, partner by holding out, या all of these। तो ये सारे के सारे पार्टनर है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। स्लीपिंग पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नेक्स्ट है, ए पार्टनर कंट्रीब्यूट द कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, एक्टिव होगा तो लेगा। डोरमेंट, पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो वो कौन सा पार्टनर है, वो पार्टनर है डोरमेंट पार्टनर। नेक्स्ट है, partners who do not share profit or loss, nominal partner, partner by estoppel, partner by holding out, या all of these। तो ये all of these, nominal partner भी, partner by estoppel, partner by holding of the, क्या नहीं लेते, शेयर्स नहीं करते हैं प्रॉफिट और लॉस का। नेक्स्ट हमारा है 64,
64 डैश टाइप ऑफ पार्टनर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, ऑल। तो सारे के सारे पार्टनर, एक्टिव पार्टनर हो चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो चाहे नॉमिनल पार्टनर हो, उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट देखो 65, unlike sole proprietorship and the partnership, a company has large financial resources, therefore there is a scope of dash of the company, earning more profit, expansion, more requirement, none of the above। तो क्या हो सकता है? एक्सपेंशन हो सकता है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द मोस्ट inexpensive way of starting of a business is sole proprietorship, partnership, company, cooperative society। क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। इनएक्सपेंसिव मतलब कि कम लागत में भी आप शुरू कर सकते हैं। अजय वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस इन विच द इनिशियल कॉस्ट रिक्वायरमेंट इज द लीस्ट, ही शुड गो फॉर कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस। तो क्या होना चाहिए इसमें भी? सोल प्रोप्राइटरशिप, सी इज द राइट आंसर। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायरमेंट इन पब्लिक कंपनी डैश इन ए प्राइवेट कंपनी। मिनिमम कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। किसमें? पब्लिक कंपनी में, और प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए। नेक्स्ट है विनोद। विनोद भैया, Vinod wants to start a business organization, but he is afraid that in case of assets of the business fall short of repaying the liability, his personal assets could be used to repay his liability. Suggest Vinod with form of the business organization he should start so that he fear come at the end. Partnership, sole proprietorship, company या joint into family business। तो उसको किस में भाग जाना चाहिए? वो डर रहा है तो कंपनी के शेयर ले ले और उसका, या कंपनी खोल दे। कंपनी खोल देगा तो वो क्या हो जाएगा? इन सब से बच जाएगा। नेक्स्ट है ए कंपनी इज क्रिएटेड डैश एंड ओनली डैश कैन ब्रिंग सैंड, लो प्रमोटर्स, लो शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स प्रमोटर्स। एक कंपनी इज क्रिएटेड बाय लो, किसके द्वारा खोली जाती है कंपनी, और बंद भी कौन कर देता है इसको? लाई। इज इट कंपल्सरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू हैव इंडेक्स मेंबर? यस पार्टली नो, नो। तो क्या होगा? नो। The continuity of company is stable because separate legal entity, perpetual succession या commercial या artificial person। तो ये होगा perpetual succession। Continuity of company, कंटिन्यू ऑफ कंपनी है, क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी, सॉरी ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि कंपनी और उसके मेंबर दोनों आपस में क्या है? अलग अलग है। मेंबर्स चेंज होते रहते हैं लेकिन कंपनी चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब बिजनेस कंपनी हमेशा चलती रहती है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलने के लिए कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 5, 4, 10, 1। तो कम से कम कितने होने चाहिए? 10 मेंबर होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ रनिंग ज्वाइंट इंदू फैमिली बिजनेस देयर मस्ट बी एटलीस्ट मेंबर इन द 6, 4, 2, 8। कम से कम कितने होने चाहिए? 2 ही होंगे भाई। 2 होंगे तो परिवार बढ़ जाएंगे। हम 2, हमारे 2, हमारे 2, हमारे 2, हमारे 2, हमारे 2, ऐसे ही बिजनेस बढ़ता रहेगा और ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस ग्रोथ करता रहेगा। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज किसके? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। 74। नेक्स्ट हमारे हैं पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड चैप्टर का हमारा। द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय, किसके द्वारा? गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, फॉरेन इन्वेस्टर्स। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन विच ईयर? 1991, 1947, 1956, 1963। कब आया था? 1956। टुक प्लेस इन विच ईयर? 1991 में तो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था ना, तो लेकिन प्लेस कब लिया था? उससे पहले 1956 में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन वाज टू accelerate the rate of growth, accelerate the rate of industrialization, accelerate the rate of privatization, both A and B। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए एंड बी, ग्रोथ का और इंडस्ट्रियलाइजेशन। देयर आर डैश फॉर्म ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज? 3, 4, 7, 5। तो कितने बचे हैं आज के टाइम में? 3। द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज, बी और सी। तो इसका आंसर क्या आएगा?
ओनली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो ओल्डेस्ट फॉर्म है या मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का। अरे भाई ऊपर हो जाओ। नेक्स्ट देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक्ट थ्रू द डैश ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एम्प्लॉयज एजेंट्स पीपल। तो किसके द्वारा? ऑफिसर्स के द्वारा। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ओएनजीसी, सेल, इंडियन रेलवे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या है? इंडियन रेलवे क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा देखो, एट्थ क्वेश्चन क्या बोला है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर कंसिडर्ड एज द पार्ट और एक्सटेंशन ऑफ इट्स डैश होल्डिंग कंपनी, मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो किससे? मिनिस्ट्री द्वारा। द फंडिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कम्स फ्रॉम डैश एंड देयर रेवेन्यू अर्न गोज टू डैश, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जनरल पब्लिक या गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो कहाँ आती है? कहाँ से जाती है? गवर्नमेंट ट्रेजरी इज द आंसर। गवर्नमेंट के खाते में आएगी, गवर्नमेंट के खाते से ही सैलरी उनको दी जाती है। नेक्स्ट है, the employees of departmental undertaking are the headed by, जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है उसका हेड कौन होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर मतलब आईएएस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर, आरबीआई या बोथ ए एंड बी। तो कौन हो सकता है? बोथ ए एंड बी। आईएएस भी हो सकता है या सिविल सर्वेंट भी हो सकता है। तो बोथ ए एंड बी मतलब डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर अकाउंटेबल टू हुम, किसको? आरबीआई को, देयर रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, जनरल पब्लिक या ऑल ऑफ दिस। तो किसको रेस्पॉन्सिबल है? देयर रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, जो उनकी मिनिस्ट्री है उनको ही वो जवाबदेही बनती है उनकी। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? Which of the following is the merit of departmental undertaking? Facilitate the parliament to exercise effective control over their operation, ensure high degree of public accountability, act as a source of income of the government, या all of these। तो ये क्या है? all of these are the merits of, मतलब सारी की सारी मेरिट्स है किसकी? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट आप देखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट लिमिटेशन ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की लिमिटेशन नहीं है। fails to provide flexibility, employees are not allowed to take independent decision, they are unable to take advantage of the business opportunity, government is only the one shareholders। इसका क्या है? गवर्नमेंट इज द ओनली वन शेयर होल्डर, इज नॉट लिमिटेशन ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डू नॉट प्रोवाइड एडुकेट सर्विस टू दी कस्टमर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर। किसको नहीं देती सही से सर्विस? कस्टमर को नहीं देती है। समझ गए ना बात? गवर्नमेंट सर्विस वाले क्या होते हैं? कस्टमर को नेग्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा, डैश आर पब्लिक इंटरप्राइजेज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज या ज्वाइंट वेंचर। स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ए कॉर्पोरेटेड बॉडी क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर with defined powers and the functions and it's financially independent, statutory corporation, joint venture, government companies या ए एंड सी। तो क्या होती है वो? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और किसके द्वारा? एक सेपरेट लॉ के अकॉर्डिंग बनाई जाती है वो। ए बॉडी कॉर्पोरेटेड दैट कैन sue, be sued, enter into contract its own name, joint venture, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या लॉ ऑफ दीज। तो उसका क्या होगा? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट हमारा है, which of the following is the merit of statutory corporation? It has separate legal entity apart for the government, they are able to control the market and curb the unhealthy business practices, they enjoy independence in their function and high degree of operation flexibility, their revenue earned by the enterprises goes directly to the treasury of the ministry। तो क्या होगा इसका? they enjoy independence in their function of the high degree of operation flexibility, अपने अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? काम करते हैं। तो इसमें किसी की कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई इंटरफेयर नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा जो अपना केवीएस है, केवीएस क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है? इसका आप आंसर बताओगे किसमें? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है,
The employees of the statutory corporation are not governed by the government. True, false. True, they are governed by the RBI. False, they are governed by the state government. ये ट्रू है जो एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का आर नॉट गवर्न बाय द गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या नहीं है, एम्प्लॉयज नहीं है. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर द डैश फॉर देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, डिपेंडेंट ऑन द आरबीआई, इंडिपेंडेंट या नन ऑफ द अबव. क्या है, इंडिपेंडेंट है. नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डिले इन एक्शन, प्रेजेंस ऑफ करप्शन इन द फंक्शनिंग, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या ऑल ऑफ दीज. क्या है, ऑल ऑफ दीज आर द limitations of statutory corporation. Dash is an example of statutory corporation, post and telegraph department, SBI, SAIL, ONGC. तो SBI is the statutory corporation. तो इसका मतलब जो हमारा KVS है ना, KVS भी हमारा क्या है, statutory corporation है, ना कि departmental undertaking है. Government companies are established according to Company Act 2013, Regulation Act 1995, Company Act 1990, Company Act 2000. तो आजकल किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग. क्लियर है बात. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड ऑफ ए कंपनी, द कंपनी इशू शेयर ऑफ 1 लाख आउट ऑफ शेयर अमाउंटिंग टू रुपीज 30,000 वर हेल्ड बाय द गुजरात स्टेट गवर्नमेंट, 21,000 हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी, 49,000 वर हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक. तो एबीसी जो लिमिटेड है वो प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, एसोसिएट है, सब्सिडरी कंपनी है. तो वो क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि ज्यादा 51% होल्डर ऑफ द कंपनी कौन है, गवर्नमेंट है. द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, बोथ ए एंड बी. तो दोनों ही जरूरी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी जरूरी है. तो दोनों डॉक्यूमेंट क्या है, मेन डॉक्यूमेंट है किसकी, कंपनी. क्लियर है बात. नेक्स्ट है, द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, जो ऑडिटर है गवर्नमेंट कंपनी का कौन अपॉइंट करता है, आरबीआई, आईसीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, नन ऑफ दी अबव. कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी की भी ऑडिट होती है, लेकिन वो कौन करते हैं, ऑडिटर्स. जो गवर्नमेंट के ऑडिटर्स है वो क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं. नेक्स्ट है हमारा, विच अमंग्स दीज इज द लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी नॉट आंसरेबल टू डायरेक्ट टू द पार्लियामेंट. द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन is the hand of the government, in the hand of the government. The government is only shareholder in some of the company, all of these above. तो ये सारे के सारे क्या है, लिमिटेशंस है गवर्नमेंट कंपनी के. इफ द पब्लिक सेक्टर, इफ पब्लिक सेक्टर वाज मेकिंग लॉस कंटिन्यूसली, अगर कोई पब्लिक सेक्टर में लॉस हो रहा है, इट वाज रेफर्स टू द डैश फॉर कंप्लीट ओवरहेलिंग और शट डाउन, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, आरबीआई के पास, प्राइवेट सेक्टर के पास या गवर्नमेंट के पास. तो किसके पास, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट 29th क्वेश्चन क्या है, विच अमंग दीज वाज नॉट रोल ए पब्लिक सेक्टर, इसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर का रोल नहीं है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डेवलपिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एनकरेजिंग प्राइवेटाइजेशन. तो एनकरेजिंग प्राइवेटाइजेशन. व्हाई वाज द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज पॉसिबल बाय द पब्लिक सेक्टर, because it needed huge resources. Private sector could not make huge investment. Private sector could not provide the trained personnel. All of these above. तो इसका क्या होगा, all of these are. According to Company Act 2013, the government company is the company in which not less than dash percentage of paid capital is held by the central government or partly by the state or central government. 100, 56, 51, 54. तो कितना, 51%. किसका, पेड अप कैपिटल का. किसका, पेड अप कैपिटल का 51% शेयर किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए.
नेक्स्ट देखो, रीजनल बैलेंस वाज ए मेजर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन चेंजिंग द इंडियन इकोनॉमी. What is the meaning of regional balance? To provide growth and development of all the regions of the country, to provide growth and development only to the backward regions, to provide growth and development to the developed area of the country, and none of these. तो इसका मतलब क्या था? टू प्रोवाइड करना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्रीज को, रीजनल बैलेंस का मतलब. What step did government took for the growth and development of the backward areas after independence? Four food-based industries were set up in the backward areas. Two coal mines were set up in the backward regions. Four steel plants were set up in the backward regions. Yeah, none of these. तो क्या किया था? स्टील प्लांट, 4 स्टील प्लांट्स वर सेटअप इन द बैकवर्ड रीजन्स. 4 स्टील प्लांट्स क्या करवा दिए थे? सेटअप करवा दिए थे किसमें? बैकवर्ड एरियाज में. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोला है देखो, 34th क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट. इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट है, प्लांट है, वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए जब वो स्टैब्लिश करते हैं तब. Which was the only possible by making the public sector enterprises because only government could fulfill the demand of huge investment. Which changing the role of public sector units do you think it is applied? Development of infrastructure, economic of scale, import of substitution या regional balance. तो ये क्या है? Economic of scale. What does the meaning of check over concentration of the economic power as a changing role of PSU, public sector units? It means that the government had to invest in huge enterprises because if private sector were made to do so, then there would be concentration of wealth, economic power in the hand of such private enterprises. सही बात है भाई. Government had to do so that monopolistic practices by the private sector is discouraged. It gives the rise equality in income of the people. या all of these. तो ये क्या होगा इसका 35 का आंसर? ऑल ऑफ दीज. अगर ऐसा होगा तो ये सारे के सारे काम होंगे, मन मर्जी से सामान बेचेंगे, सारा का कंट्रोल प्राइवेट लोगों के हाथ में चला जाएगा. नेक्स्ट, डैश एंड डैश पब्लिक सेक्टर कंपनीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री. एमएमटीसी, एसटीसी, आईटीसी, एसटीसी, आईटीसी, एमएमटीसी, नन ऑफ दी अबव. तो कौन कौन सा रोल करती है? एमएमटीसी और एसटीसी. इसकी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताओगे. नेक्स्ट है हमारा, विच अमंग दीज आर द मेजर रिफॉर्म इन पब्लिक सेक्टर मेड इन द न्यू इकोनॉमिक न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी 1991. प्रोटेक्ट द protection the interest of the workers, closing down the public sector unit which cannot be revived, reconstruction and revival potential viable public sector units, all of these. तो ये सारे के सारे काम किए गए थे किसमें? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में. इन 1991 the number of public sector was reduced from 17 to कितने से? 17 से कितने हो गए? 8, 10, 7, 5. कितने हो गए? 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है, come under the 8th public sector unit in 1991. 1991 में इंक्लूड किया गया था कौन सा? कौन सा बताओ? फूड इंडस्ट्री, एटोनॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री या डिजाइनिंग इंडस्ट्री? तो इंट्रोड्यूस किया गया था एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री. नेक्स्ट देखो, in 2001 the area was reserved for the public sector were atomic energy, arms, railway, all of these. इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. ये क्या था? पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स थी. नेक्स्ट है, what does this investment in public sector undertakes means? Sales of equity shares to private sector, sales of equity shares to public, both A and B, none of these. तो इसका दोनों का मतलब क्या है? सेल ऑफ इक्विटी शेयर टू प्राइवेट सेक्टर या सेल ऑफ इक्विटी शेयर टू पब्लिक.
नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ दीज वाज इनिशियली ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कम्युनिकेशन इंडस्ट्री? रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल। तो कौन सा आया था सबसे पहले? बीएसएनएल। BSNL is the right answer. According to MOU, management system was to be granted with greater autonomy, more professionals, unaccountable, more incentives. तो क्या था? ग्रेटर इकोनॉमी थी। फुल फॉर्म ऑफ एमएनसी, एमएनसी का मोर नेशनल कॉर्पोरेशन, माइनिंग नेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टी मल्टी न्यू कॉर्पोरेशन। इसका एमएनसी का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एमएनसी आर characterized by their huge size, large number of products, marketing strategy, all of the above. So all of the above is the answer. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ एमएनसी? एमएनसी का नहीं है, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन का फीचर नहीं है। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन इनोवेशन, जनरेशन ऑफ ह्यूज प्रॉफिट। तो क्या है? जनरेशन ऑफ ह्यूज प्रॉफिट इज नॉट फीचर ऑफ एमएनसी। एमएनसी की फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट देखो, एमएनसी हैव ए फीचर कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। एमएनसी के पास एक फीचर है जिसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। व्हाट डज दैट मीन? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब क्या होता है? देखो अब क्या है, दे हैव सेंट्रल डिपार्टमेंट दैट कीप्स द check on the rest of department. They have their headquarter in their home country and exercise control over the branch of subsidiaries. They follow the communication system in which each department has to report the central department and none of these. इसका मतलब क्या है? They have their headquarter in home country and exercise control over branch and subsidiary. उनका होम क्वार्टर उसके कहाँ पे होते हैं? होम कंट्री में। और सारी ब्रांचेस और सब्सिडरीज को क्या करती है? कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है, ए फेमस ज्वाइंट वेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी एंड ए जापानीज कार कंपनी, मोरिस गैरेज, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड। कौन थी? मारुति सुजुकी। नेक्स्ट थी, when two business agree to join together for a common purpose and mutually benefit is called joint stock company, joint venture, joint business, none of the above। उसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर। जब दो बिजनेस मिल करके एक कॉमन पर्पज को सोल्व करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर आर डैश टाइप ऑफ, कितने टाइप्स के होते हैं ज्वाइंट वेंचर? ज्वाइंट वेंचर होते हैं दो टाइप के। क्लियर है बात? विच अमंग दीज इज द टाइप ऑफ ज्वाइंट वेंचर? कौन सा इसमें से ज्वाइंट वेंचर का टाइप है? कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर, इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस? तो कौन है? बताओ इसमें विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ ज्वाइंट वेंचर? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताओगे। एक सेकंड वेट वेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर, जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर है
इज वन ऑफ विच, कौन सा है इसमें से? Two companies come together, form a new company. No new company is formed. There is an agreement between two existing companies to work together. Parties share ownership of the business. The relationship among the parties is transaction to the transaction. तो क्या है इसमें? No new company is formed. There is only agreement between the two existing companies to work together. नेक्स्ट हमारा है विच अमंग दीज इज ए बेनिफिट derived from the joint venture of both of the companies? Increase resource of the company, establish brand name, access technology या all of the above? तो क्या होगा इसका? all of the above is the right answer. नेक्स्ट है हमारा 54 ABC Limited was incurring high cost of production. The directors then decide to form a joint venture with the PQR Limited. Then the cost of production become low. ठीक है. By entering joint venture, what other benefit will ABC and PQR Limited receive? Access the new market and distribution network, establishing brand name, accessing the technology, all of the above. तो क्या होगा? ये सारे के सारे होंगे. न्यू मार्केट मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ेगा, स्टैब्लिशिंग ब्रांड नेम होगी और नई टेक्नोलॉजी मिलेगी. नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी मॉडल? पीपीपी जो चैप्टर का नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. पब्लिक पर्सनल पार्टनरशिप, पर्सनल पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक प्रोग्राम. तो क्या होगा आंसर इसका? ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. नेक्स्ट है हमारा देखो बिजनेस सर्विसेज से. बिजनेस सर्विसेज से ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि पूरे चैप्टर्स के एमसीक्यूज इंक्लूड है. नियर अबाउट आप देख भी रहे होंगे किसी में 70 है, किसी में 60 है, तो उस हिसाब से है. तो अब देखिए बिजनेस सर्विसेज के एमसीक्यूज. फॉर ए लेमैन सर्विस आर इसेंशियल, इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंट, इन्वेंट्री, इन्वॉल्वमेंट. तो क्या है? इंटेंजिबल है. क्या है? इंटेंजिबल है. नेक्स्ट है सर्विसेज आर इंटेंजिबल मीन्स. सर्विसेज क्या है? इंटेंजिबल है. इसका मतलब क्या है? सर्विसेज हैव टू परफॉर्म डिफरेंटली according to the demand of customer. The production of consumption of the service cannot be separate. Service cannot be stored for the future use. Service cannot be touched or seen. तो क्या है इसका आंसर? क्या होगा? सर्विस कैन नॉट बी टच्ड और सीन. क्योंकि सर्विस क्या है? इंटेंजिबल है. तो इंटेंजिबल है तो इंटेंजिबल को कोई छू नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता. केवल सर्विस को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर. देखना क्या है? कस्टमर्स इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग सर्विस. दिस इज द डैश ऑफ सर्विस. इनकंसिस्टेंस फीचर, इंसॉल्वेंट, इंसेपरेबल, इन्वेंट्री. क्या है? इन्वॉल्वमेंट फीचर है. गुड्स आर डैश एंड सर्विसेज आर डैश. गुड्स आर होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस है. होमोजीनियस होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस होमोजीनियस है? तो क्या है? गुड्स है होमोजीनियस है और सर्विस क्या है? हेट्रोजीनियस. ए इज द राइट ऑप्शन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर देयर? 4, 5, 3, 6. कितने टाइप की सर्विस अवेलेबल है? 3. नेक्स्ट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कम्स अंडर द डैश टाइप ऑफ एक्टिविटी. किसके अंदर आती है? बिजनेस, सोशल, पर्सनल, नन ऑफ दीज. तो बैंकिंग सर्विस किसके अंतर्गत आती है? बिजनेस के अंदर. सोशल सर्विस आर रेंडर टू अटेन डैश गोल. सोशल, बिजनेस, पर्सनल, नन ऑफ दिस. सोशल से सोशल मिल गया,
सोशल से सोशल मिल गया तो आंसर भी क्या होगा, सोशल। ये इज द राइट आंसर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एनजीओ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द सर्विस, बिजनेस, पर्सनल, सोशल, नन ऑफ दिस। जो एनजीओ जो सर्विस देती है वो भी कैसी सर्विस होती है, सोशल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कॉमन फंक्शन ऑफ द बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, टू लैंड मनी, अर्निंग प्रॉफिट, ऑल ऑफ दी अबव। तो नाइन्थ का क्या होगा, सारे के सारे काम कौन करते हैं, बैंक करता है, तो डी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक आर देयर, कितने टाइप्स के बैंक अवेलेबल है, 4 टाइप्स के। कॉमर्शियल बैंक आर गवर्नड बाय, जो कॉमर्शियल बैंक है वो किसके द्वारा चला जाता है, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, या इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग। तो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। तो ये जितने भी एक्ट है ये आप लोगों को ध्यान रहने चाहिए, क्योंकि इसमें से 101% क्वेश्चन पुट आउट होंगे। नेक्स्ट देखो 12th नंबर, कॉमर्शियल बैंक आर कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्पेशलाइज्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बैंक एंड लेंडिंग मनी, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो किस में डिवाइड कर दिए गए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न, कोऑपरेटिव जो बैंक है वो किसके द्वारा चलाए जाते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग, पिनल कोड, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं, इंडियन बैंक एक्ट रेगुलेशन 1949 के अकॉर्डिंग नहीं चलाए जाते ये वाले बैंक। ये वाले बैंक चलाए जाते हैं स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग चलाए जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। कभी गलती से जाकर के यही मत मार के आ जाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो बैंक्स है वो चलाए जाते हैं स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा देखो, डैश आर द बैंक इज एन इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक या कोऑपरेटिव बैंक। तो कौन है, वो है कोऑपरेटिव बैंक। बैंक्स दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू फॉरेन ट्रेड, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। तो उनको हम क्या बोला जाता है, स्पेशलाइज्ड बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल, देना बैंक, आरबीआई। ये आरबीआई कब सेटअप हुआ था ये आप लोग बताओगे। ए बैंक दैट कंट्रोल एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ कॉमर्शियल बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल बैंक, नन ऑफ दी अबव। ए बैंक है वो कंट्रोल करता है, सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ बैंक। तो कौन करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम है आरबीआई, बापों का बाप है इंडिया में। और वो कब स्टैब्लिश हुआ था ये बताने का काम करेंगी आप लोग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ बैंक, अलाइड सर्विस, रेमिटेंस ऑफ फंड, चेक फैसिलिटी, ऑल ऑफ दीज। भाई सारे के सारे काम करते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, डी। नेक्स्ट 19th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चेक दैट आर अनकैशेबल इमीडिएटली एट द बैंक काउंटर आर बियरर चेक, क्रॉस चेक, डिपॉजिट चेक, या ऑल ऑफ दीज। जो इमीडिएटली कैश करवाया लिया जाता है बैंक काउंटर पे उसको क्या बोला जाता है, क्रॉस चेक। क्या बोला जाता है, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक्स आर डिपॉजिट ओनली इन दैश अकाउंट, बियरर चेक पेई के अकाउंट में, डिपॉजिटर के, या ऑल ऑफ दीज। तो किसके में, पेई के अकाउंट में पैसा जाएगा। क्रॉस चेक को जाकर के आप इशू करवा सकते हो, अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो अकाउंट में किसके आएंगे, पेई के अकाउंट में। क्लियर है बात। नेक्स्ट है, which among the following is allied service provide the bank, ट्रांसपोर्टेशन, लोकर फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग, या कम्युनिकेशन। तो लोकर फैसिलिटी देती है, ट्रांसपोर्टेशन बैंक कब से देने लग गया भाई। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक ऑन द इंटरनेट आर कॉल्ड ई बैंकिंग, इफेक्टिव बैंकिंग, क्लाउड बैंकिंग, या नन ऑफ दिस। तो ई बैंकिंग फैसिलिटी देता है ना, नेट बैंकिंग वगैरह। नेक्स्ट है, द फुल फॉर्म ऑफ ई बैंकिंग, ई बैंकिंग की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इफेक्टिव बैंकिंग, या एफिशिएंट बैंकिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। द टू वे इन विच इलेक्ट्रिक फंड कैन बी ट्रांसफर, एनईएफटी, पीएफटी, पीएफटी एनईएफटी, एनईएफटी आरटीजीएस, आरटीजीएस एनएफटी। तो एनईएफटी एंड आरटीजीएस के द्वारा पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है और आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग बताओगे, ये आपका काम है। 25 का क्या है, विच ऑफ दीज आर द बेनिफिट derived फ्रॉम ई बैंकिंग, फैसिलिटेट डिजिटल पेमेंट, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है भाई। प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर एनी टाइम दे वांट, ठीक है भाई। इट इनकलकुलेट ए सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय द रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ठीक है भाई, ऑल ऑफ दीज। तो सारी की सारी बात सही है, तो डी इज द राइट आंसर। भाई देयर इज अ नीड ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की क्यों जरूरत पड़ती है, बिकॉज एवरीबडी डीज। Why is there a need of insurance? Because everybody does it, because it provides profit to the insurance industry, because it minimizes the impact of any kind of uncertainties and none of them। भाई uncertainty हटाता है, तो आंसर क्या होगा इसका, सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग व्हाइल गेटिंग एन इंश्योरेंस इज कॉल्ड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट या पॉलिसी, उसको क्या बोला जाता है? पॉलिसी। द स्मॉल पीरियोडिक पेमेंट इन एन इंश्योरेंस आर इंस्टॉलमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रीमियम या ऑल ऑफ दिस, इनको क्या बोला जाता है? इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है तो प्रीमियम भरा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है किसका? इंश्योरेंस का। लैंड्स मनी, असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, रिस्क शेयरिंग, प्रोटेक्शन। पर प्रोटेक्शन तो देता है, रिस्क शेयरिंग भी है, प्रोटेक्शन दे रहा है तो रिस्क भी है, असिस्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन भी है, लेकिन पैसे उधार नहीं देते इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितने टाइप्स की अवेलेबल है? 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें से क्या है? कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की इंश्योरेंस अवेलेबल है। विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में कौन सी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। नेक्स्ट है सर्विस आर हेल्पफुल टू द बिजनेस फॉर इस्टेब्लिश लिंक विद आउटसाइड द वर्क, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज डैश डैश एंड डैश, एफिशिएंट, एक्यूरेट, फास्ट, एक्यूरेट, एलुबरेट, फास्ट, स्लो, एक्यूरेट, एफिशिएंट, नन ऑफ द अबव। तो क्या होना चाहिए? एफिशिएंट तो होना चाहिए, साथ में साथ एक्यूरेट भी होना चाहिए और जल्दी जल्दी भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन सर्विस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू पोस्टल कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ एंड कम्युनिकेशन, पोस्टल एंड टेलीकॉम, टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन। तो किसमें है ये? पोस्टल एंड टेलीकॉम में। फुल फॉर्म ऑफ पीपीएफ, प्रॉफिट प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्टल प्रोविडेंट फंड, पब्लिक पोर्टेबल। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 36 में इंश्योरेंस रिमूव द अनसर्टेनिटी विच causes द लॉस एंड एश्योर द रिसीव पेमेंट ऑफ लॉस विद फीचर ऑफ इंश्योरेंस इज दिस, प्रोटेक्शन, रिस्क शेयरिंग, प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी या नन ऑफ दिस। इसका है क्या है? प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस? एटमोस्ट गुड फेथ, इनमिनिटी, प्रोक्सीमेट क्योज या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे के सारे क्या है? प्रिंसिपल है ऑल ऑफ दिस। द इंश्योर्ड मस्ट हैव डैश इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, ओनरशिप, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, पोजीशन, प्रॉपर्टी। तो क्या होना चाहिए? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। डीटीएच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय सेलुलर कंपनीज, पोस्टल कंपनीज, एंटरटेनमेंट ऑफ द कंपनी या बैंक कंपनी। तो किसके द्वारा? सेलुलर कंपनीज के द्वारा। जो डीटीएच सर्विसेज है वो किसके द्वारा दी जाती है? सेलुलर कंपनीज के द्वारा। Which of the following is the not type of general insurance? Fire insurance, cargo insurance, freight insurance, life insurance। तो क्या नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी? लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, बोथ ऑफ सी। सो बोथ ए बी और सी। फायर इंश्योरेंस एंड मैरिन इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। ए पर्सन हु अंडरटेक्स द indemnify is called, a person who undertakes the indemnify is called insurer, insured, middleman, agent। कौन होता है? इंश्योरर। इन विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस रिस्क इज नॉट मेजरेबल? फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो किसी में मेजर नहीं कर सकते। किस में मेजर कर सकते हैं? फायर में कर सकते हैं कि कितना का सामान रखा है, कितने का चला। मैरिन में भी कर सकते हैं, लेकिन लाइफ का तो कोई नहीं है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। In which type of insurance there is no fixed limit of on the amount of insurance? फ्रेट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। इसमें भी किसमें? लाइफ इंश्योरेंस में। मीडिया पोस्ट इज फैसिलिटेड बाय पोस्टल सर्विस, टेलीकॉम सर्विस, बैंकिंग सर्विस, डीटीएच। मीडिया किसके द्वारा है? तो पोस्टल सर्विस के द्वारा। मीडिया पोस्ट किसके द्वारा है? पोस्टल सर्विस के। फुल फॉर्म ऑफ डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, डिस्प्ले टू होम, डिस्प्ले टू हाउस, नन ऑफ दी। तो ये क्या है? डायरेक्ट टू होम, ए इज द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज आर? 1, 5, 3, 10। तो कितने टाइप्स के वेयर हाउसेज है? 5 टाइप के वेयर हाउसेज है। नेक्स्ट हमारा वेयर हाउसेज that are licensed by the government to keep the imported goods prior to payment of taxes and custom duty। गवर्नमेंट वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस या कोऑपरेटिव वेयर हाउस। कहाँ पे रखा जाता है? तो बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा जाता है। उसका क्या नाम है? बॉन्डेड वेयर हाउस। द फंक्शन इन विच वेयर हाउस रिसीव एंड कंसोलिडेटेड गुड्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट्स एंड डिस्पैच टू द सिंगल पर्सन, कंसोलिडेटेड स्टॉक पिलिंग, वैल्यू एडेड सर्विस, प्राइस स्टैबलिंग।
स्टेबलाइजेशन, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, मतलब इकट्ठा करना। द फंक्शन ऑफ वेयर हाउस इन विच द bulk quantity is divided into smaller quantities, stock peeling, break the bulk, consolidating, value added, sorry, क्या कर दिया, टुकड़े कर दिए, टुकड़े कर दिए तो किसमें आ गया, ब्रेक द बुल्क में। नेक्स्ट देखो हमारा 51, 51 क्या बोल रहा है देखो, wheat is harvested in the month of spring and it is stored in the warehousing to be used for whole year. Which function of warehouse apply? Consolidating, price establishing, value added services या स्टॉक पीलिंग? तो इसको क्या बोला जाता है, स्टॉक पीलिंग, मतलब स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं। Which of the following is the not function of warehouse? Price establishing, consolidating, financing, equilibrium. तो कौन सा नहीं है इसमें फंक्शन वेयर हाउस का? वेयर हाउस का क्या नहीं है? इक्विलिब्रियम। हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेज आर देयर? 3, 4, 8, 6। कितने फंक्शन है? 6 फंक्शन है। वेयर हाउस दैट आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द कंपनी कम्स अंडर द विच कैटेगरी? पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, कोऑपरेटिव वेयर हाउस या बॉन्डेड वेयर हाउस? तो किस में आते हैं? प्राइवेट वेयर हाउस में। फुल फॉर्म ऑफ VSAT, वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल, वर्चुअल स्मॉल एपरेचर टर्मिनल, वेरी स्मॉल एप्टीट्यूड टर्मिनल, वेरी स्मॉल एप्टीट्यूड ट्रांसपोर्ट। तो ये किस में आता है? वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा सर्विस इंक्लूडिंग वॉइस नॉन वॉइस मैसेज, दैट सर्विस इज टू इस्टाब्लिश लिंकेज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक आर डैश टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विस? VSAT, फिक्स लाइन, सर्कुलर मोबाइल या DTH? उसको क्या बोला जाता है? फिक्स लाइन में। टेलीकॉम सर्विसेज दैट हैव लाइसेंस टू ऑपरेट विद इन स्पेसिफिक एरिया, सेलुलर मोबाइल सर्विस, DTH सर्विस, फिक्स लाइन सर्विस या केबल सर्विस? तो उसको क्या बोला जाता है? केबल सर्विस। नेक्स्ट है हमारा मेजर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द पोस्टल सर्विस। वो फैसिलिटीज जो पोस्टल सर्विस द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फाइनेंशियल फैसिलिटी, मेल फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी या बोथ A एंड B? तो उसका आंसर क्या होगा? बोथ A एंड B, मतलब फाइनेंशियल फैसिलिटी भी और मेल फैसिलिटी भी। पार्सल फैसिलिटी आर इंक्लूडेड इन मेल फैसिलिटी, फाइनेंसिंग फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी या ऑल ऑफ दीज अबव? तो क्या होगी? मेल फैसिलिटी। ए इज द राइट आंसर। फॉर प्रोवाइडिंग पोस्टल सर्विस इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डैश पोस्टल सर्विस? कितने सर्विस में डिवाइड है? 30, 35, 10 या 22? तो कितने में है? 22 में। नेक्स्ट, पॉलिसी बेनिफिशियल फॉर द पीपल प्रिफेयर रेगुलर इनकम आफ्टर ए सर्टेन एज इज होल लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या एनविटी पॉलिसी? तो एनविटी पॉलिसी क्या है? रेगुलर इनकम वाले को सर्टेन एज के बाद चाहिए रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनविटी पॉलिसी। पॉलिसी टेकन अंडर बाय द इंडिविजुअल आफ्टर द चिल्ड्रन मैरिज ऑन और एजुकेशन, मैरिज और एजुकेशन और एक्सपेंसेस आ गया। चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस या एनविटी पॉलिसी? तो उसको हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। द पॉलिसी इन विच अमाउंट इज पेबल टू द लीगल हायर ऑफ द इंश्योर्ड आफ्टर हिज डेथ, होल लाइफ पॉलिसी, एनविटी पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? उसको क्या बोल जाता है? एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। The principle in which the duty of the insured to take the step for minimizing the loss in to the insured properties, subrogation, mitigation, contribution या proximate cause? उसको क्या बोला जाता है? मिटिगेशन। द प्रिंसिपल इन विच ड्यूटी ऑफ इंश्योर टू टेक स्टेप फॉर मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ, लॉस कम करने के लिए क्या लिया जाता है? मिटिगेशन। 65 हमारा क्या बोला है देखो, 65 में बोला है इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस the insurance are to share the loss in proportion to the amount of assured by each of them. Which principle of insurance? Proximate cause, mitigation, contribution, subrogation? तो ये किसके द्वारा है? contribution principle के द्वारा। तो ये थे हमारे MCQs कंप्लीट इस चैप्टर के। अब हमारे MCQ स्टार्ट होते हैं एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस के। तो फर्स्ट है
Which term is the wider, e-business or e-commerce? E-business, e-commerce both are the same या none of the above? तो क्या है, ई बिजनेस बड़ा है ई कॉमर्स से. ई बिजनेस इज डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स यूजिंग द इंटरनेट, सोशल नेटवर्क, सोसाइटी, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर क्या होगा, इंटरनेट के द्वारा. ई बिजनेस इंक्लूड ई कॉमर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑल द अबव. तो ये क्या है, ऑल दीज. इन बी टू बी transaction both the parties are involved, business firms, customers, wholesaler, business firms and customers. B2B मतलब business firms to business firms. What is the full form of EDI? Electronic data interprets, electronic documents interchange, electronic data interchange, ethical data interchange. तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज. गलत ऑप्शन में टिक हो गया, सी इज द राइट ऑप्शन. इन ए बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस ट्रांजेक्शन विच पार्टीज आर इन्वॉल्व, ओनली फर्म्स, ओनली कस्टमर, बोथ बिजनेस एंड कस्टमर, थर्ड पार्टीज आर इन्वॉल्व. तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ बिजनेस एंड कस्टमर, सी इज द राइट आंसर. वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस टू कस्टमर business transaction is it is easy to conduct, business can know the satisfaction of the level, business can in touch with the customer 24/7 या all of these. तो क्या है, all of these है, सारी की सारी क्या है, बेनिफिट्स मिलते हैं. इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज, ठीक है. विद द बेनिफिट ऑफ वी बिजनेस इज हाईलाइटेड इन द स्टेटमेंट्स, कन्वीनियंस, ग्लोबल रीच, स्पीड, ऑल ऑफ दिस. तो ये भी क्या है हमारा, ग्लोबल रीच मतलब कि हर जगह फैला हुआ. 3 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड्स दैट आर शेपिंग बिजनेस. Digitization, outsourcing and internalization and globalization. Digitization, outlooking, internalization and globalization. Internationalization, globalization, privatization, digitalization, privatization, globalization and liberalization. तो इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें से होगा शेप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड आर शेपिंग ऑफ बिजनेस. क्या है, डिजिटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, इंटरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. Withdraw of money and aid from ATM is an example of type of transaction. Business to business, business to customer, intra business, customer to customer. तो ये हमारा business to customer है. An intra B transaction party involves customer, business firms to customer, within the business firms, business and society. तो क्या है ये, within business firm, B to B, इसको बोलते हैं इंट्रा बी ट्रांजेक्शंस. नेक्स्ट है हमारा, चिराग डिसाइड टू सेल हिज ओल्ड बुक. चिराग ने एक अपनी बुक बेचने के लिए तैयार हो गए, किसको, ओल्ड फ्रेंड्स ब्रदर आशीष, जिसका नाम क्या था, आशीष था. दिस इज अ टाइप ऑफ बी टू बी, बी टू सी, इंट्रा बी, सी टू सी. तो वो क्या होंगे, सी टू सी. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ईबे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया. ये बी टू बी है या बी टू सी है या सी टू सी है या इंट्रा बी. तो ये क्या है, बी टू बिजनेस दे रहा है किसको, कस्टमर को, तो ये बी टू सी. ईबे की एग्जांपल है इसमें, या फ्लिपकार्ट का भी ले सकते हो, मिंत्रा का भी ले सकते हो, जो भी अदर ई कॉमर्शियल साइट है वो. तो इसकी जगह हम कह सकते हैं सर्विसेज प्रोवाइड बाय द ई कॉमर्शियल साइट is an example of business to customer. Which one of the following is the limitation of the business? Need for technology, capability and competence to party to business, ethical fault out, low personal touch, all of these above. तो क्या है, सारे के सारे हैं. Which business is easy to set up, e-business and traditional business? E-business, traditional business, both are easy to set up, both are difficult to business. तो क्या है, e-business. A firm electronic transactions and networks are extended into direction 4 direction 6 direction 3 2. कितने डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में. What do you mean by term B2B? B2B, business to business transaction, business to customer, customer to customer, या none of these. B2B मतलब business to business. A is the right option. Which of the following benefit of e-business? Convenience, speed, ease of formation, all of the above. तो ये all of the above is the right answer.
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COD? कैश ऑन डिलीवरी, कोड ऑन डिलीवरी, कमिटमेंट ऑफ डिलीवरी, कैश ऑन डिस्काउंट। COD का फुल फॉर्म क्या है? कैश ऑन डिलीवरी। ए इज द राइट ऑप्शन। द पेमेंट मैकेनिज्म टिपिकल टू ई बिजनेस, कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बोथ बी एंड सी। तो क्या है? बोथ बी एंड सी। पेपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेपल, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू सी, इंट्रा बिजनेस कॉमर्स, या कॉमर्स टू C2C, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। तो कौन सा है इसमें से? ये कौन सा है? C2C। नेक्स्ट है ई बिजनेस इज इजियर टू फॉर्म, सॉरी जो अभी बताया था आपका ईबे वाला था, अभी ईबे था, ईबे का आंसर होगा आपका C2C, कस्टमर टू कस्टमर। भाई पहले उसने होलसेलर से खरीदा होगा, कस्टमर के पास आया होगा, फिर उसने बेचा है, तो ये किसका कहलाएगा? C2C। ईबे वाला किसका आएगा? C2C इज द राइट आंसर। ई बिजनेस इज ईजियर इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ई बिजनेस इज लेस, इट डज नॉट रिक्वायर टू सेपरेट फिजिकल प्लेस टू ऑपरेट, लेस नेटवर्थ रिक्वायर्ड, या ऑल ऑफ द अबव। तो 22 का क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। टाइम टेकन टू कंप्लीट ए साइकिल फॉर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ डिमांड टू इट्स फुलफिलमेंट इज का डिमांड टाइम, साइकिल टाइम, फुलफिलमेंट टाइम, नन ऑफ दिस। उसको क्या बोला जाता है? साइकिल टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस? ई बिजनेस का बेनिफिट कौन सा है? लो पर्सनल टच, एथिकल फॉलोआउट, पीपल रेजिस्टेंस, नन ऑफ दिस। तो क्या है इसका? नन ऑफ दिस, मतलब कोई बेनिफिट नहीं है इसका इसमें से। तो ट्रेडिशनल 3 R's रेफर्स टू द रीड राइट रिंग, रीड रिस्ट्रिक्ट राइट, रीड राइटिंग अर्थमेटिक, रीड राइट रिंग्स। तो क्या है इसका? रीड राइटिंग अर्थमेटिक। तो सी इज द राइट आंसर, रीड राइटिंग अर्थमेटिक्स। हाउ इज ई बिजनेस कंसिडर्ड एज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली? ई बिजनेस कंसिडर्ड है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, वो कौन सा है? बिजनेस बिकॉज देयर इज मोर यूज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज यूज ऑफ इट रिक्वायर्स नो यूज ऑफ पेपर, बिकॉज इट सेव्स टाइम, ऑल ऑफ दीज। तो बिकॉज इट रिक्वायर्स नो यूज ऑफ पेपर। Operational charges are higher in traditional business because of fixed charge associated with business activity, because of higher registration cost, because of higher price of goods, all of these. Because fixed charge is associated with the business activity. The horizontal and flat shape of organization structure is present in traditional business, e-business, both of these, none of the above. तो किस में पाया जाता है? ई बिजनेस में। बी इज द राइट ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल एंड फ्लैट शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा बिजनेस पर्पस लेंथ ऑफ द साइकिल इज द ट्रेडिशनल बिजनेस इज सीक्वेंशियल, प्रीडेंस, लॉन्गर प्रोसेस, साइमल्टेनियस डिफरेंस प्रोसेस, कॉन्करेंस डिफरेंस प्रोसेस, या ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या होगा? सीक्वेंशियल, प्रीसीडेंस एंड लॉन्गर प्रोसेस। A is the right option. Opportunity for physical pre-sampling of the product is more in traditional business, e-business, equal in both, none of them. तो किस में है सबसे ज़्यादा? प्री सैंपल मतलब पहले हम देख सकते हैं किसमें? ट्रेडिशनल बिजनेस में। तो ए इज द राइट ऑप्शन। ई बिजनेस में तो जब आप मंगाओगे तो वो आएगा सामान डायरेक्टली, लेकिन आप सैंपल थोड़ी देख सकते हो। सैंपल किस में देख सकते हैं आप? फिजिकली। किस में? ट्रेडिशनल बिजनेस में। ये थे हमारे MCQs। अब है हमारा लास्ट चैप्टर, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एथिक्स। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एथिक्स।
जो आज हमारी इस क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैंने देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशली अनडिजायरेबल प्रैक्टिस, सेल ऑफ adulterated goods, they limit the profit of the business। ये फर्स्ट ऑप्शन है यहां से। मेक डेस्पिटिव एडवर्टाइजमेंट, एक्सप्लॉइटिंग वर्किंग्स, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ सोशल डिजायरेबल practices, supplying goods of quality goods, creative healthy working condition, honestly paying tax, या all of these। तो इसका आंसर क्या आएगा? all of these। practicing social desirable business activities, improve the image of business in the society, makes the business more profitable, business can durable success, all of these above। तो इसका भी क्या आंसर आएगा? all of these। For a business which is border term, social responsibility or legal responsibility, both are equally important। social responsibility, no legal responsibility, none of the above। तो सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? social responsibility। social responsibility is a firm recognition of profit making, growth, social obligation, and none of the above। तो social तो कौन सा आ जाएगा इसमें? social obligation। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज व्हाट इज रिटन इन लॉ, रिस्ट्रिक्टेड टू, नॉट मोर देन, इक्वल टू। क्या है? मोर देन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्गूमेंट इन द फेवर ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी? आर्गूमेंट है, नॉट एन आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जस्टिफिकेशन for existence and growth, holding business responsibility for social problems, availability of resource with business, lack of product, broad public support। तो क्या आएगा? lack of broad public support। A business can stand to gain maximum profit in the long run only because desiring for more or more profit, working hard day by night, providing all services to the society, या all of these। तो क्या होगा? providing services to the society। When employees are not satisfied with the business enterprises, they can withdraw their contribution to the business firms with the argument in the favor of social responsibility states that long-term interest to the of the favor, justification of existence and growth, avoidance of government regulation, converting problems into opportunity। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। ए बिजनेस इंटरप्राइजेज मस्ट behave as a good citizen is an example of responsibility of business toward the community, employees, owner, debtor। तो ये किसके? कम्युनिटी के लिए क्या है? गुड एग्जाम्पल है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट रेगुलेशन आर अनडिजायरेबल बिकॉज they are limit to freedom of the business, they impose more tax। ए ऑप्शन था इसमें, बोथ ए एंड बी। दे इम्पोज मोर टैक्स एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा दे लिमिट द फ्रीडम ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कैन हेल्प सोसाइटी टू टैकल its problem because of converting problems into opportunity, violation of profit maximization objective, availability of resources with business, या burden on consumers। तो availability of resources with the business। If the business is operate in society with his full diverse and complicated problems, then it may have more chance to grow, more profit, little chance of success, या little chance of loss। इसका आंसर क्या आएगा? लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, बहुत कम चांस है सक्सेस होने का। डैश इज द प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, डैश इज द इन्वायरमेंटल फॉर अ फर्म टू कंडक्ट इट्स बिजनेस, लेस लेस, मोर बेटर, लेस बेटर, मोर मोर। तो इसका आंसर क्या आएगा? लेस और बेटर। लेस इज द प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, बेटर इज द इन्वायरमेंट फॉर अ फर्म टू कंडक्ट इट्स बिजनेस। नेक्स्ट है हमारा, which one of the following problem are said to be created by the business firm in the society? environmental pollution, unsafe workplace, corruption in the public institution, या all of these हो। ये सारे के सारे क्या है? प्रॉब्लम्स है क्रिएटेड बाय द बिजनेस फर्म।
नेक्स्ट है 16th में, social responsibility is against the objective of maximization profit in the business. Which arguments against the social responsibility states this? Lack of social skills, violating of the profit maximization objective, burden of consumers, lack of broad public support. तो इसका क्या है? वायलेशन ऑफ द पब्लिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखना. Next question is, some social responsibility requires huge financial investment and business firms charge higher price of goods from the customer to overcome the needs of such financial investment. This is stated under the which of adding arguments against the social responsibility? Lack of social skill, lack of broad public support, burden consumers, violation of profit maximization objective. तो इससे क्या होगा? बर्डन बढ़ेगा किस पे? कंज्यूमर्स पे. According to Dash argument against social responsibility, businessmen do not have necessary undertaking and training to solve the social problem. Violation of profit maximization, burden on consumers, lack broad public support या lack of social skill. तो क्या है? Lack of social skill. Which of the following is the responsibility of business firm toward the government? Payment of taxes regularly, supply of goods at reasonable prices, safety of investment provided by the shareholders, all of the above. तो क्या होगा? Payment of taxes regularly. A firm has social responsibility of providing fair returns to its customers, suppliers, debtors, investors. किसका? Investors. Primary social responsibility of the business is the dash, which means producing the goods and services according to the wants of the society and sell them to the profit, legally, economically, ethically और discriminatory. तो कौन सा होगा? Economic. Next है, the enterprises must respect the democratic rights of the workers to the form dash is responsibility of the business firms toward the its worker group, center, union, building. तो union. Next, protection of the environment is the social responsibility of the business towards consumers, workers, shareholders, government and community. तो shareholders. Providing accurate, up-to-date information of the financial position of the company is the social responsibility of business towards its workers, consumers, shareholders, government and community. तो किसके? सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स किसके लिए होगी? गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के लिए. डी इज द राइट ऑप्शन. और प्रोवाइडिंग एक्यूरेट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, तो ये किसके लिए होगी? शेयर होल्डर्स के लिए. सी इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस फर्म्स टूवर्ड इन्वेस्टर? टू एंश्योर सेफ्टी कैपिटल, टू गिव अप्रोप्रिएट सेफ्टी, टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, टू गिव प्रॉपर डिविडेंड. To give appropriate safety is the not responsibility of the business firm. These are the MCQs related to these topics. Nearby we have completed 300 plus MCQs in this class. प्लीज़ इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जहाँ तक हो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसकी हेल्प ले पाए. नियर अबाउट हम लोगों ने इस क्लास में इन टॉपिक से लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. जितने हमसे मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते थे इनमें से सारे के सारे कंप्लीट कर लिए गए. इफ़ यू लाइक दिस क्लास, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.